Hey everyone, my name is मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दूंगा इंग्लिश सेक्शन को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं टेलीग्राम पर भी कि इंग्लिश सेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। और तो एक ओवरऑल सोल्यूशन मैं आपको बता के दूंगा। जहां तक मैंने एनालाइज किया है तो काफी बच्चे जो है रीडिंग से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। देखो, रीडिंग ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इंग्लिश के अंदर, जो आपको सब कुछ सिखा के चलेगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो मीन्स लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। सब कुछ आप रीडिंग के थ्रू करोगे ना, रीडिंग में एनालाइज करते हुए चलोगे, तब जाकर आपको कुछ इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव रीडिंग क्या होती है, किस तरीके से आपको रीड करना चाहिए और कैसे ग्रामर को, वोकैब को सिर्फ रीडिंग के थ्रू हमने सीखना होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। एंड जो बच्चे इस चीज को देखकर, पूरी वीडियो को देखकर ये चीज करना स्टार्ट कर देंगे आज से ही, तभी आपको ये फायदा मिलेगा। अगर आपने 10 दिन के बाद ये चीज करना छोड़ दिया तो आप भूल जाइए कभी आपका ये सेक्शन इंप्रूवमेंट, इस सेक्शन के अंदर आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो लगे रहना है बिल्कुल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक इस सेक्शन को इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहना है। तो दोस्तों, ऑलवेज याद रखना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब तक आपको इंग्लिश को इसी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलना है अपना। एंड जो भी बच्चे मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं गाइडली का। अगर आप ये अब परचेज करेंगे तो आपको 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव भी काफी है, 500 में आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे BD26 तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जाइए इस मॉक टेस्ट को परचेज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। एंड ये ऑफर सिर्फ 2 डेज के लिए वैलिड है, तो आप इसको जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। ऐसे मत सोचना कि मेरी भी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो गई है, मैं भी काफी वीक था इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर देखो ग्रामर तो काफी बच्चों को आती है, क्योंकि हमने स्कूलिंग में अपने पढ़ी हुई होती है ग्रामर अच्छे से। अगर आपने स्कूल में ग्रामर पढ़ी होगी तो यहाँ पे ग्रामर के अंदर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ट्रूली जो टाइम लग गया था ना, वो देखो मेरे को कॉन्फिडेंस आने के लिए 6 मंथ्स लग गए थे इंग्लिश सेक्शन के अंदर। दोस्तों, मेरा ये हाल था कि मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता होता था, इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था क्रिटिसाइज का, कि क्रिटिसाइज का क्या मतलब होता है। जब मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट करी थी जिस टाइम पर, मैं भी सोचता था कि इंग्लिश सेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाता है, कुछ भी लगा के आओ और जो हम लगाते हैं वो सही होता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो है रीडिंग एबिलिटी नहीं होती है। एक चीज आप हमेशा समझ के चलना, कि आप अपने आप से पूछना कि आप आज से पहले, जब आपने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, उससे पहले कितना रीडिंग, कितना इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करते थे। दैट मीन्स कि आप कितना इंग्लिश की वीडियोस देखते थे, कितना इंग्लिश में न्यूज देखते थे, कितना न्यूज़पेपर पढ़ते थे इंग्लिश को, या कितनी इंग्लिश की बुक पढ़ते थे डेली। डेली की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं, कभी कभी हम तो इंग्लिश की मूवीज भी देख लेते हैं, वो सफिशिएंट है नहीं, वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है इतना। आप, यही रीजन होता है कि हम लोग डेली, हमारा जो डेली कंटेंट कंज्यूम है इंग्लिश का बहुत कम रहता था, बिल्कुल ही 0 से 1% ही रहता था बस। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब देखो, सबसे पहला मैं यहाँ पर जो बात करूंगा वो बिगनर लेवल से करूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर है और आपने आप तैयारी स्टार्ट करी है इंग्लिश की, आप अभी भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप 2-3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो। तो आने वाले बहुत ही एग्जाम है, आईपीएस पीओ है, आईपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, बहुत सारे आरआरबी पीओ पड़ा हुआ है। तो आप अभी अभी से ये चीज करना स्टार्ट कर देना, ये चीज को इंप्लीमेंट कर देना अपनी रीडिंग के अंदर या अपनी प्रैक्टिस के अंदर, जो जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहला ये चीज होती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ग्रामर को आपको डेप्थ में कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो जिन बच्चों ने स्कूलिंग के अंदर ग्रामर अच्छे से पढ़ी है उनको तो कभी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आती होगी ग्रामर के अंदर, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा ग्रामर हमने सीखना होता है गवर्नमेंट एग्जाम में जब हम इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर आपको ग्रामर नहीं आती है और आप ग्रामर लर्न करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रामर आप कर सकते हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो आपको रीडिंग में भी फायदा देगी और काफी चीजों को समझने में फायदा देगी, वो होती है सेंटेंस। दोस्तों, आपको आनी चाहिए सेंटेंस फ्रेमिंग और सेंटेंस के टाइप्स, यानी सेंटेंस टाइप्स भी आपको आने चाहिए कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। देखो, जब तक हमें ये चीज नहीं पता होगी तब तक हमें नहीं पता होगा कि
किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, क्या हो रही है। अगर आपको नहीं पता कि हैज किस में लगता है, कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है, या हैव कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है, हैज हैव के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, V1 आती है, V2 आती है, या V3 आती है। V3 आती है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो आपको ऑलवेज प्रॉब्लम आएगी। अभी तक आपने अगर ये चीजें आपको नहीं पता है ना, ग्रामर के अंदर ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ये हम 7th 8th क्लास में पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, सेंटेंस के टाइप्स। तो ये सब चीजें आपको देखो पता होनी चाहिए। फिर आपको और क्या पता होनी चाहिए, फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नाउन पता होने चाहिए, प्रोनाउन पता होने चाहिए। यही चीजें जो हमारी सिर्फ ग्रामर के अंदर फायदा देते हैं हमें। जब हम एक क्वेश्चंस को ग्रामर के थ्रू करते हैं तो ये सारी चीजें हमें फायदा देती हैं। एडजेक्टिव पता होने चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, किस एडजेक्टिव का यूज क्या होता है, एडवर्ब पता होने चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं अपनी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो में, वो वीडियो भी अवेलेबल है। तो देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव का देखो क्या पता करना है आपको इसमें कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं बस, यानी नाउन को एम्फेसाइज कर देते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो ये चीज होता है। अब इनको सबको एग्जाम्पल के थ्रू आपको कैसे लर्न करना होगा, वो आपको रीडिंग से करना होगा। सब चीज आपको रीडिंग से समझनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मैंने इसमें एक पैसेज लिया है, एक आर्टिकल उठाया है, वो आर्टिकल मैं आज आपको रीड करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, और मैं बताऊंगा कि आपको इस तरीके से रीडिंग करनी है, और ये होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव रीडिंग। अब नाउन, आप किस बच्चे को नाउन नहीं पता होगा, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, ये सब डेफिनेशन करते थे। बट डेफिनेशन तो यहाँ पर नहीं चाहिए ना आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड को नाउन बोलते हैं, इसको हम नाउन बोलते हैं, यानी किसी पर्सन का नेम हो, या किसी थिंग्स का नेम हो, किसी प्लेसेस का नेम हो, तो उनको हम नाउन बोलते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब आपको कोई भी दे दे टेबल, तो टेबल इज अ नाउन। कोई पेन दे दे, कोई ये सब थिंग्स के नेम है ना, ये सब सारी चीजों के नेम है। या कोई आपको किसी पर्सन की बात हो रही है तो वो भी एज एन नाउन कंसिडर किया जाता है। प्रोनाउन नहीं पता होंगे आपको, ही, शी, ये सब प्रोनाउन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, दे, ये सब प्रोनाउन ही होते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो ये बेसिक होता है जो बिल्कुल पता होना चाहिए, और ग्रामर में फायदा करेगा। सबसे ज्यादा आपको ग्रामर जो इंग्लिश के अंदर फायदा करेंगे वो ये फायदा करेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन और प्रोनाउन, ये सब फायदा करेंगे। ये आपको तो अच्छे से पता होने चाहिए। और ये आपको पता कैसे चलेंगे, ये रीडिंग से आपको उठाने होंगे, रीडिंग से धीरे धीरे सीखकर चलना होगा दोस्तों। अब ग्रामर के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है रीडिंग। अब बहुत बच्चे रीडिंग से कुछ नहीं सीख पा रहे, मैं यही देख रहा हूं कि रीडिंग का आप ना 100% नहीं निकाल पा रहे हो, कि रीडिंग से ही सब कुछ होता है। ये मैंने कभी भी ग्रामर लर्न नहीं करी है, मैं आपको बता दूं। मैं कभी भी ग्रामर ना ही मैंने किसी टीचर से सीखी है, ना ही मैंने खुद से लर्न किया है, क्योंकि मुझे सारा बेसिक ग्रामर का ऑलरेडी आता था। मुझे पता था कि कितने क्या सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, और कितने किसके बाद क्या क्या वर्ब की फॉर्म यूज होती है, बस यही। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, सब चीजें मुझे पता थी। ये आपको नहीं पता है तो ये आपको सीखनी होंगी। यही चीज मैं बता रहा हूँ, डेप्थ में नहीं है। इसको हम कहते हैं ग्रामर का बेसिक। अगर आपने डेप्थ में पढ़ लिया ना तो ग्रामर बहुत वास्ट है दोस्तों। अब देखो रीडिंग की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो रीडिंग में बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। रीडिंग में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने रीडिंग नहीं करनी होती, एक्चुअल में हमने करनी होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव रीडिंग, एग्जाम बेस्ड रीडिंग करनी होती है दोस्तों हमें। अब देखो इसका मतलब समझो, एग्जाम बेस्ड रीडिंग क्या होती है। रीडिंग से ही हमने देखना होता है कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, और कौन सा क्या यहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग यूज हुई है। सब कुछ हमने वहीं से उठाना होता है, प्लूरल, सिंगुलर, क्या कौन सा यहाँ पर ग्रामर रूल यूज हुआ है, सारी चीजें हमने रीडिंग से ही देखनी होती है। और हर आर्टिकल में हमने ये देख के चलना होता है। ये थोड़े टाइम तक करना होगा आपको, 2 से 3 महीने तक जब आप कर लोगे ना, तो सारे रूल्स आपको सब कुछ याद हो जाएगा, फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रीडिंग के करते करते टाइम ही आपको वोकैब लर्निंग करनी होती है। वोकैब लर्निंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सब बच्चे कहते हैं कि वोकैब कैसे लर्न करें, याद ही नहीं होती है। अब आप वोकैब सिर्फ लिख ही दोगे और लिखने के बाद उसे कभी उठाकर ही नहीं देखोगे, तो वो कैसे लर्न हो जाएगी दोस्तों, नहीं होगी। आप इसको लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जितनी बार आप इसको देखोगे यानी रीड करोगे, दैट्स इट। अगर एक वर्ड है ना और आपने वो लगभग 10 बार पढ़ लिया 10 दिन के अंदर, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। चाहे ये चीज करके देख लेना, प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। और ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं होता है तो बिल्कुल आप मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। उस वर्ड को आपने 1 महीने बाद देखा है तो वो वर्ड आपको नहीं याद रहेगा। एंड दोस्तों एक चीज सिर्फ आज अपने आपसे खुद से पूछना है कि आपने अभी तक कितनी ग्रामर पढ़ी है, कितनी रीडिंग करी है और कितनी वोकैब को नोट किया है। खुद से पूछना है कि आप अपने साथ कितने सच्चे हो, अपने साथ कितने ट्रू हो। आंसर देखना क्या निकल के आएगा, यही चीज होती है। अगर आंसर
जब आंसर ही नहीं निकल के आएगा ना, तब आप सोचोगे कि हाँ हमने मेहनत नहीं की है एक्चुअल में, तो हमारा ये सेक्शन कैसे इंप्रूव हो जाएगा। आप सोचते होगे कि यार रीडिंग तो बोरिंग लगती है, या बस रीड ही करते होगे, अच्छे से रीडिंग नहीं करते होगे। तो ये सब चीज सीखनी होती है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैंने 6 मंथ्स तक कुछ नहीं करा था, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीज पे मैं बिल्कुल अटल रहा था 6 मंथ्स तक। मैंने एक दिन रीडिंग नहीं छोड़ी, एक दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, एक दिन वोकैब लर्निंग नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा था। अब देखो चौथी चीज है प्रैक्टिस। यही चीज है जो आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिलाएगी। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजों को टाइम देने के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको वही वाली चीज है, आपको पता नहीं चलेगा आप कितने इंप्रूव हो रहे हो। मान लीजिए आप पिलर्स कर रहे हो डेली, जब तक आप पिलर्स के अंदर स्ट्रांग नहीं हो जाओ तो डेली करो, डेली 10 क्वेश्चन लगाओ अपने। डेली में 10 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करता हूं अपने शेड्यूल के अंदर भी। तो प्रैक्टिस हर टॉपिक की करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो हर टॉपिक की प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। डेली 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम उठाएंगे। कंटेंट कम करो लेकिन सब करो। सब करने से क्या होता है, हर टॉपिक के अंदर कमांड बनती हुई चलती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको बस ये सिलेबस है, क्या इंजीनियरिंग के एग्जाम हो रहे हैं कि 5 यूनिट पढ़ के चले जाओ और 3 यूनिट में से तो 10-10 नंबर का आता है। ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये बहुत हमें नहीं पता कि पेपर वाला जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है वो क्या बना कर देता है, एग्जामिनर क्या दे दे उसके अंदर, हमें नहीं पता। इसलिए हमने हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना होता है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी सीखना होता है। तो प्रैक्टिस तो आपको देखो डेली करनी होगी। आप चाहे प्रैक्टिस का टाइमिंग आपके ऊपर है, 1 आवर करो, 2 आवर करो, कितनी कर रहे हो वो आपके ऊपर है। एक बार प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है दोस्तों, अगर देखो आप बिगनर हो तो आप ना सारे टॉपिक्स पहले सीख लो। एक टीचर को फॉलो करो, उससे सीख लो कि फिलर्स कैसे करते हैं हम, फिलर्स में क्या डिमांड होती है। सीख लो कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, पैरा जंबल कैसे किया जाता है। इन सब की अप्रोच सीख लो आप। जब आप अप्रोच सीख लोगे ना, अप्रोच सीखने के बाद आपको देखो कुछ नहीं करना होता है। अप्रोच सीखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस में उस अप्रोच को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आपसे खुद चीजें आने लगेंगी। फिर आप वीडियोस पे मत जाओ, बार बार ये मत करो कि एक बार पैरा जंबल करा, वीडियो देखी थी, मैं हर बार पैरा जंबल सिर्फ वीडियो से ही देख के कर रहा हूं। नहीं, फिर आप टाइम भी वेस्ट करोगे और सीखोगे भी बहुत कम। जितना आप खुद की प्रैक्टिस से सीखोगे ना, उतना कभी वीडियोस से नहीं सीख पाओगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो मान लो एक फिलर का क्वेश्चन है, एक फिलर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो उस फिलर के क्वेश्चंस को ग्रामेटिकल से हम भी कर सकते हैं, उसकी टोन से भी कर सकते हैं, काफी चीजों से कर सकते हैं। तो ये चीज अंडरस्टैंडिंग जब आप ये सीख लोगे एक टीचर से, आपको पता चल गया कि एक फिलर को इस तरीके से किया जाता है, फिर आप वही चीज अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगाओ। अब देखो फिलर्स को अगर ग्रामेटिकल तरीके से करते हैं तो आपको 4 वर्ड दिए होते हैं। 4 वर्ड में से एक वर्ड ऐसा होता है जो यहाँ पर एडवर्ब आना होता है। एडवर्ब आना होता है तो 4 वर्ड में से 2 तो एडजेक्टिव दिए होंगे, एक नाउन दिया होगा, एक एडवर्ब दिया होगा। वही एडवर्ब यहाँ पे फिल कर दो। तो इस तरीके से ग्रामेटिक वे में होता है। तो इसी तरीके से एग्जाम में आता है दोस्तों। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से फिलर्स को एक मुश्किल से 20-30 सेकंड के अंदर 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं ना बहुत इजीली, लेकिन तभी कर पाओगे तब आपको पता होगा कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच मींस ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और इस फिलर के अंदर आना क्या है, क्या एडवर्ब आना है, क्या एडजेक्टिव आना है, या वर्ब आना है। ये चीज आपको इस चीज की नॉलेज होगी, तभी आप कर पाओगे ये चीज। पैरा जंबल में भी इस तरीके से आप अप्रोच सीख लो कि अप्रोच क्या होती है, कैसे हम प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं, क्या हमारा जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। ये सारी चीजें सीख लो। फिर हम कैसे पेयर बनाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ये अप्रोच सीखने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस में लगाओ। मैंने तो बस एक बार अप्रोच सीखी, एक बार अप्रोच सीखने के बाद मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूं। अब कभी मैं वीडियोस नहीं देखता, किसी भी मैं टीचर को अब फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी मैं, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स की मैंने अप्रोच सीख ली है। यही आपको करना होता है, वरना आप टाइम वेस्ट करोगे। धीरे धीरे जितना आप खुद की प्रैक्टिस से सीखोगे, अगेन मैं वही बात बोलूंगा, उतना किसी से भी नहीं सीख पाओगे। अब दोस्तों एग्जाम बेस्ड रीडिंग में बहुत डिफरेंस होता है। देखो रीडिंग एक तो होती है रीडिंग कि हमसे क्लास टीचर क्या कह देता था कि क्लास टीचर जब हम छोटे थे तो क्लास में हमसे रीडिंग लगवाई जाती थी कि आओ और आप रीडिंग लगाओ इस चैप्टर की। तो हम बस खड़े होकर उसको रीड कर दिया देते थे। हमें नहीं पता कि किस वर्ड का क्या मतलब है, क्या चीज इसमें यूज हुई है, हमें कोई मतलब नहीं होता था। तो अब भी आप अगर वही चीज कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपको बस रीडिंग असाइन कर दी है और आपको रीड करना है, मुझे एक न्यूज़पेपर उठाना, आर्टिकल रीड करना है, उसे रख देना है, बस मेरा काम हो गया और मैंने उससे कितना सीखा वो मुझे पता ही नहीं। ये नहीं करना होता है। रीडिंग करनी होती है, अच्छे से करनी होती है। अब देखो मैं रीड करके भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से एग्जाम पर्सपेक्टिव रीडिंग होती है।
तो दोस्तों अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आपको ग्रामर किस तरीके से करनी है। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या करना है, क्या आप कहां पर लैग कर रहे हो, ये खुद का एनालिसिस से आप सीखो कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। मैं कहां पर लैग करता था, मैं रीडिंग, वोकैब और प्रैक्टिस के अंदर लैग करता था। ये चीज मैंने खुद से एनालाइज की थी। तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछा करो कि आप प्रैक्टिस जब कर रहे होते हो तो आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही होती है, आप कहां पर फंस रहे हो, उस चीज पर फिर वर्क किया करो। यही मैं हमेशा हर बच्चे को मैं यही सजेशन देता हूं कि आप जब तक खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, दूसरा आपको कैसे बता देगा कि आप इस चीज के अंदर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। कुछ किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं बस आपकी एक प्रॉब्लम सुनकर उसका सोल्यूशन बता सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में आपको ही पता होगा सारी चीजें कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है। आप अपने आप से पूछो कि आपको सेंटेंस टाइप्स आते हैं, क्या आपको पता था हैज और हैव के बाद वी थर्ड फॉर्म यूज होगी, या पैसिव वॉइस कैसे बनता है, क्या सेंटेंस में क्या सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है, वॉज वर हम क्या कब यूज करते हैं। सब कुछ आपको अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप एरर डिटेक्शन में गलती अब भी कर रहे होगे, क्योंकि यही चीज एरर डिटेक्शन के अंदर आती है। अब देखो रीडिंग क्या होती है। ये मैंने एक आर्टिकल लिया है दोस्तों, और ये जो आर्टिकल है, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये मैंने द हिंदू से लिया है। और ये द हिंदू के जो कल का न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल है, उसका एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल आप देखोगे ना तो उसी का एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल आपको कंप्लीट रीड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस एडिटोरियल को रीड कैसे करना था एग्जाम पर्सपेक्टिव वे में। अगर आप बिगनर हो और आप अभी से ही एडिटोरियल आपने अभी पढ़ना स्टार्ट करा, आपने रीडिंग स्टार्ट करी है, तो आपको किस वे में रीड करना था। अब रीड करते हुए मुझे देखना, जो बच्चे इसे कंप्लीट मुझे रीड करते हुए देखेंगे उनको बहुत फायदा होगा, और आप इस चीज को फिर अपनी रीडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, तभी आपको फायदा होगा। आज से आपको 1-2 महीने तक इसी तरीके से रीडिंग करनी है, फिर आप सारी चीजें सीख जाओगे, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी। और जो भी बच्चे इसका एनालिसिस देखते हैं ना, मान लीजिए आप एडिटोरियल देख रहे हैं और एडिटोरियल का एनालिसिस के थ्रू आप एडिटोरियल कर रहे हैं, उनको कभी कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। 110% लिख के ले लो, अगर आपको दूसरा सामने वाला समझा रहा है ना तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मेहनत उसने की आपको समझाने को, आपने अपने दिमाग का कभी यूज नहीं किया। तो ये चीज होती है। एडिटोरियल की वीडियो सिर्फ 3 से 4 दिन देखो, ये देखो कि हाँ किस तरीके से एडिटोरियल पढ़ा जा रहा है, क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या कंसीडर करनी होती है, या आपको कोई सेंटेंस का मीनिंग एक्चुअल में नहीं समझ आ रहा है, उसकी सेंटेंस की हिंदी एक बार सर्च करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तब आप एडिटोरियल का एनालिसिस देख लो कि मुझे ये लाइन का और इस पैरा का मतलब समझना है। वरना मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एडिटोरियल का एनालिसिस मत देखा करो, कुछ फायदा नहीं देता है एडिटोरियल का एनालिसिस। मैं तो कभी नहीं देखता, क्योंकि कुछ फायदा नहीं देता है। वो जितना आप खुद से एनालाइज करोगे ना उतना आपको फायदा होगा रीडिंग का, खुद से रीड करने पे फायदा होगा दोस्तों। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को पढ़ना, देखना किस तरीके से हम एग्जाम पर्सपेक्टिव रीडिंग करते हैं। ये आर्टिकल मैंने इसीलिए लिया है दोस्तों। देखो फ्लाइंग टेरर यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, और ऑथर बोल रहा है इंटरनेशनल कॉपरेशन इज मस्ट इन कॉम्बैटिंग न्यू मोड्स ऑफ टेरर अटैक्स, यानी इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है न्यू टाइप्स के टेरर अटैक्स को के साथ कॉम्बैट करने में। कॉम्बैट का मीनिंग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था। अगर कॉम्बैट का मीनिंग नहीं पता है तब आप ये सेंटेंस ही नहीं समझ पाओगे। सही है, कॉम्बैट का मीनिंग होता है फाइट करना। अब यहाँ पे ऑथर यूज कर रहा है मस्ट। अब देखो जहां पर भी ऑथर ये यूज करता है ना ऐसे वर्ड मस्ट, शुड, नीड, तो वो आपको सजेशन दे रहा होता है। ऑथर का यहाँ पर सपोर्टिव स्टेटमेंट है, ये ऑथर इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि कॉम्बैट करने के लिए न्यू मोड्स ऑफ टेरर अटैक से इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सजेस्टिव टोन तो निकल के आ गई कि इस लाइन की टोन क्या है, सजेस्टिव है। यहाँ पर ऑथर हमें सजेस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ। अब इस पूरे आर्टिकल की टोन क्या सजेस्टिव होगी वो हमें पढ़ के पता चलेगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ इससे, लेकिन ऑथर का मेन पर्पस समझाने का यही है, इसीलिए टाइटल उठाया गया है। अब दोस्तों पढ़ते हैं द यूज ऑफ ड्रोन्स। देखो ड्रोन्स यूज हुआ है, दैट मींस ये प्लूरल यूज हुआ है। तो द यूज ऑफ ड्रोन टू अटैक। अब बहुत बार गलती दी होती है कि टू के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करके थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज कर लेते हैं। अब देखो टू के बाद ऑलवेज वी1 फॉर्म आती है। आप क्या ये चीज कंसीडर करके चलते हो जब रीडिंग करते हो, ये चीज को एनालाइज करते हो कि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो रही है? आप करते ही नहीं होगे। जब आप ये चीज 3 से 4 बार बिल्कुल पॉइंट आउट करते हुए नहीं चलोगे तो आप कैसे सीख लोगे दोस्तों? आप यहीं पर गलती कर देते होगे। आप खुद से सोचना कि आपने टू के बाद
किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, उसको आपने एडेड एक्शन में मार्क नहीं किया होगा। कब ये गलती की है खुद से देखना। अगर आप ये रीडिंग के अंदर समझते हुए चलते हैं ना तो बहुत आपको हेल्प होती, आप कभी ये गलती नहीं करते एडेड एक्शन के अंदर। द यूज ऑफ ड्रोन्स टू अटैक एन इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट आता है एन इंडियन। देखो इंडियन लगा हुआ है यानी वॉवेल साउंड आ रही है, तो ये आर्टिकल यूज हुआ है एन। आर्टिकल तो आपको पता ही होगा, ए एन द, ये सब आर्टिकल होते हैं और ये हम यूज करते हैं। तो देखो इंडियन एयरफोर्स यूज हुआ है और यहाँ पर वॉवेल यूज हुआ है, वॉवेल साउंड आ रही है इंडियन, तभी ये एन यूज किया गया। यहाँ पे एक एडेड एक्शन, अभी मैं सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक करके दे दूं और इस एन की जगह ए लिख दूं, तो आप में से 60% बच्चे होंगे जो इस गलती को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रीडिंग करते टाइम ये चीज नहीं देखी, ये चीज एनालाइज नहीं की। तो द यूज ऑफ ड्रोन्स टू अटैक एन इंडियन एयरफोर्स बेस इन जम्मू ऑन जून 27 to 28 ब्राउट टू द फोर। अब ब्राउट टू द फोर एक फ्रेजल मिल गई आपको, एक अच्छा नया वर्ड मिलेगा, मिला यहाँ पर, जिसका मीनिंग बिल्कुल नहीं पता होगा आपको। मुझे भी एक्चुअल में इसका मीनिंग नहीं पता दोस्तों, तो ब्राउट टू द फोर का मुझे भी नहीं पता था, तो लेकिन मैंने मीनिंग सर्च कर लिया था इसका। और ब्राउट टू द फोर का मतलब होता है किसी चीज का पॉपुलर हो जाना, किसी चीज की कोई चीज हाईलाइट हो गई है। यानी देखो जो ड्रोन से अटैक किया गया ना इंडियन एयरफोर्स पे, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट में इस टाइम और बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये इसका मतलब हुआ है ब्राउट टू द फोर का। अ ट्रॉबलिंग मतलब ये चीज जो हुई है ना, अटैक जो किया गया इंडियन एयरफोर्स बेस पर जम्मू के अंदर, ये ट्रॉबलिंग तो है, मतलब ट्रबल तो ये क्रिएट कर रहा है। दो नॉट अनएंटिसिपेटेड, दो किस लिए यूज होता है दोस्तों, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर है, यानी दो क्लॉज को ये कनेक्ट करता है। आप हमेशा आप कनेक्टर्स करोगे ना तो इसी तरीके से आपको देखना होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स बेस पर जम्मू के अंदर अटैक हुआ, ये नॉट अनएंटिसिपेटेड, दैट मींस यहां पर देखो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज की गई है इन्होंने। एंटिसिपेटेड नहीं था, अनएंटिसिपेटेड नहीं था, इसका मतलब क्या है, एंटिसिपेट था। इन्होंने अनएंटिसिपेटेड यानी एक निगेटिव वर्ड उठाया और उसको नॉट, यानी उस निगेटिव वर्ड को नॉट लगाकर पॉजिटिव बना दिया, ये समझो बस। यानी नॉट अनएंटिसिपेटेड, दैट मींस ये चीज एंटिसिपेटेड थी कि ऐसे अटैक हो सकते हैं, हो जाएंगे। न्यू मोड ऑफ टेररिज्म फॉर द कंट्री, तो ये जो निकल कर आया ना, ये क्या है, न्यू मोड ऑफ टेररिज्म है हमारी कंट्री के लिए। फिर से अगेन देखो यहाँ पर दो यूज किया गया, दो यानी कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। अब दो स्टेटमेंट के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है जरूर, ये करके चलना है आपको, तभी आप कनेक्टर्स अच्छे से कर पाओगे। दो देयर वर नो कैजुअलिटीज एट द बेस। अब देखो देयर के साथ वर यूज हुआ है, वॉज भी तो हो सकता था ना, देखो यहाँ पे वॉज भी तो यूज हो सकता था ना, तो वॉज क्यों नहीं हुआ यूज, क्योंकि इसके आगे का जो ये है ना सब्जेक्ट हमारा, ये कैजुअलिटीज, देयर के साथ सेंटेंस यूज हुआ है, आगे वाला सब्जेक्ट होता है, देन ये जो है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, प्लूरल फॉर्म में कैजुअलिटी नहीं है, कैजुअलिटीज है, इसलिए ये वर यूज हुआ है। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी, यही चीज अभी दे दी जाती कि देयर वाज नो कैजुअलिटीज, तो बहुत से बच्चे यहीं पर 60 से 70% बच्चे एडेड एक्शन के अंदर गलती करते 110%। बहुत छोटे छोटे से एरर डिटेक्शन होते हैं, तो यही चीज आप ऐसे आइडेंटिफाई करके पढ़ के चलोगे ना, रीड करोगे इस तरीके से, तब आपको देखो बहुत अच्छे से आपकी जो है ग्रामर भी तैयार होगी और आप रीडिंग के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट वाइज समझने में भी बहुत अच्छे एबिलिटी आपकी बन जाएगी। तो देयर वर नो कैजुअलिटीज एट द बेस, कैजुअलिटीज तो कोई नहीं हुई। द फैक्ट, कॉमा लगाया उसने, आप सेकंड क्लॉज यूज कर रहा है वो, द फैक्ट दैट देयर वर एटलीस्ट 2 more subsequent attempts to use drones to attack military targets point to the future of terrorism. अभी मैंने बताया आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई नहीं हो गई, देखो आपको मैं कॉन्टेक्स्ट वाइज समझा के चलता हूं कि देयर वर नो कैजुअलिटीज एट द बेस पर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई। कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है, कोई हानि तो नहीं हुई, लेकिन फैक्ट ये है कि अब तक जो है कम से कम 2 अटैक तो हो चुके हैं ड्रोन्स, जो कि ड्रोन से किए गए हैं, हमारे मिलिट्री को टारगेट किया गया है ड्रोन्स के थ्रू। और ये चीज क्या दिखाती है, पॉइंट्स टू का मतलब होता है मार्क करना, यानी ये जो अटैक हो रहे हैं, ये अटैक क्या दिखाते हैं कि ये चीज क्या है, फ्यूचर ऑफ टेररिज्म है। यानी अब टेररिज्म क्या हुआ करेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू टेररिस्ट जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ड्रोन्स के थ्रू अब अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये फ्यूचर ऑफ टेररिज्म को शो करता है, पॉइंट्स करता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स टू यूज हुआ है ना, पॉइंट टू भी यूज हो सकता था, तो यहाँ पर ये जो आपका वर्ब की फॉर्म हुई है उसमें एस या एस हम कब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है, द फैक्ट, ये फैक्ट है ना, फैक्ट
इस ये हमारा मेन सब्जेक्ट है दोस्तों। द फैक्ट दैट देयर वर एटलीस्ट 2 सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स टू यूज ड्रोन्स टू अटैक मिलिट्री टारगेट्स पॉइंट्स टू, ये वाले जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट जो है ये चीज दिखा रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये था। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट भी समझना था कि मेन सब्जेक्ट क्या है मेरा, ये पॉइंट इस चीज से समझना था। इस वर्ब की फॉर्म को देख के मेन सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना था। कुछ बच्चे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब तक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फाइंड नहीं कर पाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। गलती भी अगर यहाँ पे दे दी जाती है ना एरर डिटेक्शन के अंदर, तब भी आप, अगर ये आपको नहीं पता होता तो आप नहीं आइडेंटिफाई करते वो गलती, एरर डिटेक्शन को मार्क नहीं कर पाते आप। तो इस लाइन का मतलब मैंने आपको समझाया कि अब ये जो है द फ्यूचर ऑफ टेररिज्म को दिखा रहा है जो अभी ड्रोन अटैक हुआ है। आगे देखो क्या कहता है, द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का जो यूज है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम एंड रोबोटिक सोल्जर्स बाय स्टेट्स इन वॉरफेयर एंड पुलिसिंग हैज रेज्ड मॉरल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड। सबसे पहले इस लाइन का हिंदी में मतलब समझो। ये क्या कह रहा है कि जो यूज हो रहा है ना अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स का, रोबोटिक सोल्जर्स का स्टेट्स के द्वारा, स्टेट्स यानी कंट्रीज के द्वारा वॉरफेयर में, एंड जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, लॉ को मेंटेन करना। ये चीज ने ना बहुत ज्यादा मॉरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड है। रिजॉल्व नहीं है, अनरिजॉल्व है ऐसे क्वेश्चन, अभी तक अनरिजॉल्व है ऐसे क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। अब यहां से ग्रामेटिकल क्या क्या चीज निकल के आई है, सबसे पहले देखो ये दैट से इन्होंने एक क्लॉज को कनेक्ट किया है, दैट से, दैट भी कनेक्टर होता है एक तरीके से। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये है ना, मॉरल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट मतलब इन क्वेश्चंस के लिए लगा है ये। तो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है दोस्तों यहां पर दैट। तो प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, मॉरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड, तभी ये यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है विदाउट एस या ईएस। अगर यहां पर मैं अभी एक क्वेश्चन का एस हटा दूं ना तो ये सिंगुलर हो जाएगा और यहां पर मुझे एस पुट करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये मेन वर्ब है मेरा। ये रिमेन क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। तो ये चीज आपको समझनी थी कि ये दैट जो यूज हुआ है किस नाउन के लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन के वे में यूज हुआ है और किस नाउन के लिए यूज हुआ है। एंड यहां पर क्या देखना था आपको, देखो द यूज ऑफ अनमैन्ड ऑटोनॉमस सिस्टम एंड रोबोटिक सोल्जर्स बाय स्टेट इन वॉरफेयर एंड पुलिसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो हैज यूज हुआ और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अभी मैंने आपको बताया था कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपको गलती यही दे देते हैं, यहाँ पर डी हटा देता है और रेज दे देता सिर्फ, तो आप मार्क नहीं कर पाते। अगर आपको नहीं पता कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप कैसे मार्क कर लेते दोस्तों, ये चीज देखनी होती है। और पुलिसिंग यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म में यूज किया हुआ है, पुलिस को आईएनजी लगाकर पुलिसिंग बनाया हुआ है, तो एज अ नाउन ये एक्ट कर रहा है। तो ये सिंगुलर नाउन है इसीलिए यहां पर हैज यूज हुआ है, इसलिए यहां पर हैव यूज नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी। अब आपको समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हाँ इस तरीके से रीडिंग करनी होती है, हम इस तरीके से रीडिंग नहीं करते हैं। अगर आप अभी तक इस तरीके से रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आप समझ के चलिए आप कैसे ग्रामर सीख लेंगे। क्या आपको ग्रामर लर्न करने की जरूरत है? बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारी ग्रामर यहां से ही तो सीखनी होती है। फिर आगे देखो क्या करा है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैव, देखो नॉन स्टेट एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। जब भी हाइफन के साथ ऐसा वर्ड यूज होता है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, इस एक्टर के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी एक्टर क्या है, नाउन है, और नॉन स्टेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी कैसे कैसे एक्टर्स हैं वो, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और हैव यूज हुआ है क्योंकि यहां पर ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, एक्टर्स यूज हुआ है ना कि एक्टर होता तो यहां पर हैज होता। जैसे यहां पर पुलिसिंग था ना तो यहां पर हैज था, इसलिए यहां पर अगर एक्टर होता तो यहां पर हैज यूज होता। तो ये चीज आइडेंटिफाई करनी है हमने, अभी करके चलनी है आपको 1-2 महीने तक, तभी आप ग्रामर में स्ट्रांग होंगे। हैव कॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, कॉट अप क्विकली। तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैव कॉट अप क्विकली। आगे देखो क्या कहता है, इन 2018 सीरियन रिबेल्स, रिबेल्स के आगे सीरियन लगा हुआ है, सीरियन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है रिबेल्स के लिए, यानी रिबेल्स को बता रहा है वो कहां के रिबेल्स है, सीरियन रिबेल्स हैं। यूज्ड होममेड ड्रोन्स, तो सीरियन रिबेल्स ने होममेड ड्रोन्स यूज किया है अटैक करने के लिए। देखो टू के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई अटैक। रशियन मिलिट्री बेस को अटैक किया गया सीरिया के अंदर। लेटर यानी बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। इसी ईयर, द सेम ईयर, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो हैड अ नैरो एस्केप। देखो हैड यूज किया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, यहां पर पास्ट की बात हो रही है ना, अटैक किया 2018 पे, पहले यहां पर 2018 यूज कर दिया तो पास्ट तो ऑलरेडी हो ही गया था, तो इसीलिए यहां पर हैड यूज हुआ है। तो ये चीज आपको देखनी थी कि आप अभी तक तो मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, अब सीधा मेरा स्टेट जो ऑथर है मुझे पास्ट में ले गया, पास्ट की बातें बता रहा है। तो हैड अ नैरो एस्केप आफ्टर अ ड्रोन फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एक्सप्लोडेड अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझो
क्या कह रहा है कि देखो 2018 में सीरियन रिबेल्स ने होममेड ड्रोन्स को यूज किया रशियन मिलिट्री बेस पर अटैक करने के लिए सीरिया के अंदर। उसी साल एक वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो थे, वो नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचे, जब आफ्टर अ ड्रोन फ्लाइंग, जब उनकी तरफ एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था और कुछ ही डिस्टेंस पर वो एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोडेड अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, यानी शॉर्ट डिस्टेंस अवे का मतलब कुछ ही दूरी पर वो क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। फिर आगे स्टेटमेंट दे रहा है इन 2019 हाउती रिबेल्स थे, जिन्होंने, रिबेल्स का मतलब आप वो होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं दोस्तों। तो हाउती रिबेल्स क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉम्बिंग सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस यूजिंग ड्रोन्स। तो फिर 2018 में क्या हुआ, हाउती रिबेल्स आए, इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि हमने सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस के अंदर बॉम्बिंग की है। अब देखो यहां पर क्या यूज हुआ है, ये यूज हुआ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है। तो ऑलवेज याद रखना फॉर के बाद क्या करते हैं हम, आईएनजी वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी कि एक प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है, फॉर के बाद क्या यूज होता है। इसी तरीके से आपको विदाउट मिलेगा, विदाउट के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो ये सब तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करके चलना होता है रीडिंग के थ्रू। तो इन्होंने भी 2018 के अंदर हाउती रिबेल्स ने अटैक किया सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस पर ड्रोन का यूज करके। फिर न्यू मोड्स ऑफ सैबोटेज, सैबोटेज एक अच्छा वर्ड निकल के आया यहां से। सैबोटेज का मतलब होता है अटैक, डैमेज करना, ठीक है। तो सैबोटेज आप अपनी कॉपी पे लिख लो, जो जो यहां से जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता ना, एक से एक छोटे वर्ड का, वो भी आपको अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि बस क्या आपने एडिटोरियल एनालिसिस देखा था उसमें जो वर्ड दिखे वही नोट कर लो, अभी तक करना है, फिर आपको बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आपको 4-5 वर्ड ही निकल के आया करेंगे एक एडिटोरियल से, क्योंकि आप सब रट चुका होगा, आपको पता होगा कि इस तरीके से यूज हो रहा है। तो न्यू मोड्स ऑफ सैबोटेज एंड वायलेंस इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर टेररिस्ट व्हाइल इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी। यहां से यहां तक मैंने ये सेंटेंस पढ़ा ना, अब इसका मीनिंग देखो। वो कह रहा है, ऑथर क्या कहता है कि जो ये न्यू मोड्स ऑफ अटैक करने का जो नया तरीका है ना, जो ये डैमेज करने का नई तरीका, वायलेंस फैलाने का, ये जो टेक्नोलॉजी ने इनेबल्ड किया है, इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी, ये चीज जो इनेबल्ड की है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये देखो इनेबल्ड वर्ब की फॉर्म में जब भी हम ईडी लगाकर उसको एज एन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी V3 यूज करते हैं, तो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है वर्ब की फॉर्म को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो इनेबल्ड किया है टेक्नोलॉजी ने, ये जो चीजें जो इनेबल कर दी है ना, न्यू मोड्स ऑफ सैबोटेज एंड वायलेंस, इस चीज से क्या हुआ है, एक तो कॉस्ट कम हो गई है, रिड्यूस, इस चीज ने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है। और देखो यहां पर रिड्यूस लगा है, रिड्यूस एज एन वर्ब एक्ट कर रहा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। यहां पर एस भी नहीं लगा, एस क्यों नहीं लगा, एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां पर इसकी बात हो रही थी न्यू मोड्स की। ये देखो ये प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, तो मेन सब्जेक्ट आपका ये था और इसी मेन सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब यूज हुआ है दोस्तों, रिड्यूस। तो ये भी चीज आपको देखनी थी। तो न्यू मोड्स ऑफ सैबोटेज, तो इस चीज ने क्या करा है, ये रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट रिड्यूस कर दिया, और रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर टेररिस्ट। जो पहले रिस्क रहता था ना कि टेररिस्ट पकड़े जाएंगे, अब टेररिस्ट क्या करते हैं, अपने ही एक जगह से ही बैठ के कहीं भी किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं और वहां पर अटैक कर सकते हैं ड्रोन के थ्रू। इससे उनका आइडेंटिफिकेशन भी का जो रिस्क है ना, वो भी बहुत कम हो गया है। तो ये चीज भी कम हो गई है। वाइल इंक्रीजिंग देयर एफिकेसी, अब उनकी एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी, इसको भी इंक्रीज कर दिया है। अब देयर देखो, देयर किसके लिए यूज होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपको पता होना चाहिए, और ये इन टेररिस्ट के लिए यूज हुआ है, इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया है, तो इसीलिए देयर यूज हुआ है दोस्तों। और वाइल एक कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर होता है, तो वाइल तब हम यूज करते हैं जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं दो और वो पैरेलल में हो रहे होते हैं। देखो यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, कि न्यू मोड्स ऑफ जो सैबोटेज है, जो टेक्नोलॉजी ने नई चीजें लेके आई है टेक्नोलॉजी, इसने कॉस्ट और रिस्क को तो घटा ही दिया है, लेकिन साथ साथ में उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, नहीं हो गया, तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी। साइमल्टेनियसली सिक्योरिटी एजेंसीज वुड फाइंड कन्वेंशनल टूल्स रिडंडेंट इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। साइमल्टेनियसली यानी अब क्या बात हो रही है, जो सिक्योरिटीज एजेंसीज है ना हमारी, वो क्या देख रही हैं, वो ये चीज देख रही हैं कि ये कन्वेंशनल टूल्स जो थे, जो टेक्नोलॉजी कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म से, अब वो रिडंडेंट होते जा रहे हैं। रिडंडेंट, इसका रिडंडेंट का मतलब होता है यानी अब वो कैपेबल नहीं रहे हैं टेररिज्म को फाइट करने में, कॉम्बैट करने में, टेररिज्म को रोकने में वो कैपेबल नहीं है जो हमारी कन्वेंशनल टूल्स थे। अब हमको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है कहीं ना कहीं, ये एक तरीके से इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है यहां से इस बात से। तो टेररिज्म में नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या हो रहा है, टेररिज्म को मे नॉट यूज गया है, और यहां पर देखो मे के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये आपको चीज देखनी थी, ये ग्रामेटिकल चीज आपको देखकर चलनी थी। मे नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस
as individual with sufficient motivation and skills can carry out such attacks यानी attacks को उन्होंने ऊपर डिफाइन कर दिया है दोस्तों, and remain under the radar like the drones they use। अब देखो दे यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स यूज हुआ, इन इंडिविजुअल्स के लिए ये दे यूज हुआ, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई क्योंकि यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब था कि टेररिज्म मे नॉट इवन रिक्वायर, अब टेररिज्म को किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तो है नहीं, एज यूज हुआ है, एज एन कनेक्टर यूज होता है और ये कैजुएशन को दिखाता है यानी कॉज एंड इफेक्ट के लिए दिखाता है। देखो कॉज एंड इफेक्ट कैसे पता चला आपको, कैसे पता चलेगा, इन सेंटेंस के दोनों मीनिंग को जब मैं बताऊंगा ना समझना बिल्कुल। टेररिज्म को अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, इंडिविजुअल्स अब सफिशिएंट हो गए हैं, सफिशिएंट है, मोटिवेशन है उनके अंदर और स्किल्स भी हैं कि वो कैरी आउट कर सकते हैं ऐसे अटैक्स को, खुद ही कैरी आउट कर सकते हैं यानी कोई इंडिविजुअल भी कैरी आउट कर सकता है ऐसे अटैक्स को। एंड रिमेन अंडर द रेडार लाइक द ड्रोन्स दे यूज, और उसी रेडार के अंदर रहकर ये अटैक कर सकते हैं जिस रेडार के अंदर रहकर ये ड्रोन को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये पकड़े भी नहीं जा रहे हैं और एक ही जना अटैक यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक प्लानिंग की जरूरत है, आप कहीं भी बैठे हैं, कोई भी टेररिस्ट कहीं भी बैठा है और ये अटैक कर दे रहा है। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे दिखाई है। तो दोस्तों आगे की लाइन भी इसी तरीके से कुछ आपको रीडिंग करनी थी, आगे की लाइन में रीड करके दिखा देता आपको, बट ये वीडियो शायद काफी लंबी हो सकती है। तो देखो रीडिंग का मतलब मैंने आपको समझाया। एक चीज और देखो, आपने देखा ना पैसेज के अंदर किस तरीके से पैसेज को सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया गया कि ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, अटैक होने के बाद ऑथर ने बताया कि ऐसे अटैक ऐसा नहीं है पहली बार हो रहे हैं, ऐसा नहीं था कि ये एंटिसिपेटेड नहीं थे, ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड थे क्योंकि ये और 2 अटैक भी हमारे एटलीस्ट 2 अटैक्स और हो चुके हैं मिलिट्री बेसिस पर। फिर इन अटैक्स को डिफाइन करने के लिए सपोर्टिव डिटेल्स दी गई कि 2018 में होममेड ड्रोन्स अटैक हुए रशियन मिलिट्री पर, 2019 के अंदर हौती रिबेल्स ने भी ड्रोन अटैक को यूज किया सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन के अंदर। सपोर्टिव डिटेल दी अपने पहली बात को समझाने के लिए, उसने बताया कि अब ये जो है न्यू मोड्स ऑफ टेक्नोलॉजी है और न्यू मोड्स ऑफ टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए उसने एग्जांपल दिए कि देखो 2018 में ऐसे ड्रोन अटैक हुआ, 2019 में ये ड्रोन अटैक हुआ। फिर आगे वो बता रहा है कि अब टेररिस्ट को जो है ना बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करने के लिए, अब वो खुद ही इंडिविजुअली अटैक कर सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। और इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हुआ है उनके लिए कि इस चीज से रिड्यूस हो गई है कॉस्ट और वो पकड़े नहीं जाएंगे, इसका रिस्क बहुत कम हो गया है और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, यानी वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो इस पूरे पैसेज के अंदर ये चीज निकल के आया। अब दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आपको इस तरीके से रीडिंग करनी है। अब जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ना इस तरीके से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। देखो जब आप इस तरीके से रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे फिर देखना आपकी किस तरीके से इंग्लिश इंप्रूव होती है, किस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर परफेक्ट होते जाते हो। अब एंड आपको देखो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना है कि इस पैसेज की टोन क्या थी, जो इतना मैंने पैसेज आपको पढ़ाया, या आपको खुद से भी पढ़ना है एडिटोरियल में जाके। कल के एडिटोरियल का पैसेज है, मैंने आपको बता दिया, द हिंदू का कल का एडिटोरियल है ये, तो ये आपको पढ़ना है, पूरा एडिटोरियल पढ़ना है। लेकिन मुझे यहां तक की ना इसकी टोन चाहिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में टोन बताना, मेन पर्पस क्या था, ऑथर का आपको मेन आइडिया क्या था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन करके। टोन क्या थी, टोन में आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, आप बताइए टोन इसकी सरकास्टिक थी, कंसर्न थी, ऑप्टिमिस्टिक था ऑथर, ये कैसा था इस पैसेज को करते टाइम। इन तीनों में से आप एक ऑप्शन बताना है आपको, तो बताना है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पैसेज की टोन रही है। मेन आइडिया क्या था कि आपको ऑथर क्या कन्वे कराना चाह रहा है, पूरे पैसेज के अंदर ऑथर का मेन मकसद क्या था आपको समझाना, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर दूंगा कि इसका मेन आइडिया क्या था और टोन क्या थी, बट उससे पहले आपको दोस्तों कमेंट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इंग्लिश को बिल्कुल इस तरीके से देखो रीडिंग को लेके चलना है। ये होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव रीडिंग, ये आपको मैंने करके दिखा दी है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए बच्चों को, काफी बच्चे रीडिंग में जो है बिल्कुल अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। एंड दोस्तों अब जब आप इस तरीके से रीडिंग को प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग को करोगे ना, तो आपकी देखो इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। बट शर्त यही रहेगी कि आप इस तरीके से करना स्टार्ट करो, आप बिल्कुल जब तक नहीं रुको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम कोई सा क्लियर नहीं हो जाता। तो ये कंप्लीट दोस्तों अब आपको समझ आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है ना, तो प्लीज मुझे या तो टेलीग्राम पर मैसेज करना या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करने की दोस्तों कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।